नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लास के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, कल हम जो हमारा संस्कृत व्याकरण का जो चैप्टर चल रहा था वर्ण विचार, अब उसमें हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार था, उसमें हमने पढ़े थे स्वर। स्वरों के बारे में हम जो जान चुके हैं कि स्वर थे वो यानी कितने होते हैं कि संस्कृत भाषा के अनुसार है जो स्वरों को यानी माना लो, और संस्कृत वर्णमाला के अनुसार जो संस्कृत में जो स्वरों को माना है यानी 13, और जो पाणिनीय शिक्षा है उसके अनुसार स्वरों की संख्या मानी है 21 या 22। 21 या 22 में उसने किस प्रकार से मानी थी? कल हमने पढ़े थे कि जो स्वर होते हैं हमारे 5 तो ह्रस्व स्वर थे, 8 दीर्घ स्वर थे, और जो 9 थे वो प्लुत स्वर थे। तो उसमें हमने ह्रस्व स्वर था, उसमें हमने पढ़ा था लृ। उसको कुछ विद्वान तो ह्रस्व मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों को उसको नहीं माना जाता। अगर उसको मानते हैं तब हमारे वर्ण हुए थे 22 स्वर, और नहीं मानते हैं तब 21 थे। आज जो हमारा अगला चैप्टर है वो हम करेंगे, यानी वर्ण विचारों का दूसरा चैप्टर है जो है व्यंजन। हाँ, तो क्या था कि व्यंजन या हल, अर्थात व्यंजन है उसी का ही दूसरा नाम क्या संस्कृत में हल बोलते हैं। स्वरेण स उच्चार्याणाः वर्णाः व्यंजनम, कि अर्थात जिस यानी वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब यानी क्या था? व्यंजन किसे कहते हैं कि जिस वर्णों का उच्चारण अर्थात उच्चारण करते हैं, हम बोलते हैं, तो उसमें किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। जहां स्वरों की सहायता ली जाएगी उसे किस यानी उसको क्या किया कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। जैसे हमने लिखा एक ए, अब ए क्या है? स्व ही स्वर है, और हमने लिखा एक क। अब देखो क, इसमें क्या है? प्लस में ए की ध्वनि आ रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा क क्या है? व्यंजन। इसी प्रकार से कोई भी लिख लो आप ख। अब देखो इसमें भी हमें बोलते हैं तो इसमें क्या लेना पड़ता है? ए की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से ये क्या हुआ? हमारा व्यंजन हुआ, अर्थात व्यंजनों में स्वरों की सहायता ली जाती है। सीधा सा आप ये ध्यान में रखो कि जिससे वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता ली जाए उसे हम व्यंजन कहेंगे। अब देखो व्याकरण में अगर शुद्धता दर्शाने के लिए व्यंजन होते हैं उसको हलंत के साथ, अर्थात व्याकरण में शुद्ध व्यंजनों को वर्णों को हलंत के साथ लिखा जाता। हलंत क्या होता? इस प्रकार से, जैसे हमने एक लिखा क, अब इसके हमने हलंत लगा दिया तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये शुद्ध व्यंजन है। कोई भी लिखा हमने च, इसके हलंत लगा दिया, तो जहां हलंत लगा हुआ होगा वो क्या होगा हमारा? कि शुद्ध व्यंजन होगा। अब देखो, अब व्यंजन के भेद, व्यंजन के भी 3 भेद है। व्यंजनानि त्रिविधानि, कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उदित वर्ण, यानी स्पर्श व्यंजन है उसी का ही दूसरा नाम क्या है? यानी उदित वर्ण। स्पर्श व्यंजन है उसी को कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन वर्ण, यानी जो वर्गीय व्यंजन है वो भी इसी का ही नाम है। स्पर्श व्यंजन है उसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहेंगे, उदित वर्णन भी कहेंगे, और वर्गीय व्यंजन भी कहेंगे। ये हमारे होते हैं 25, यानी स्पर्श व्यंजन उदित वर्ण है जो हमारे होंगे 25। अंतस्थ व्यंजन ये हमारे होते हैं 4, और उसमें व्यंजन ये भी हमारे कितने होते हैं? 4। यानी इसलिए 25 और 4 4 8 ये 28, यानी 33 हमारे जो व्यंजन होंगे वह 33 व्यंजन होंगे। वो देखो किस प्रकार से होंगे। सबसे पहले लेंगे हम स्पर्श व्यंजन या उदित वर्ण या वर्गीय व्यंजन। तो यानी क्या था हमारा पहला? जो स्पर्श व्यंजन, उदित वर्ण या वर्गीय व्यंजन, यानी इसी के नाम है। इसमें कैसे लेकर के मैं तक के जितने भी यानी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे वो इसमें सम्मिलित किए हैं। अर्थात इसको कु, इसने इसको उदित बोला गया, जैसे कु इसमें क्या आ गया? क। अब देखो इसमें सबके नीचे हलंत लगा हुआ होगा, क, ख, ग, घ और अड़। इसी प्रकार से यानी
च, छ, ज, झ और ये। इसी प्रकार से टू में यानी ट, ठ, ड, ढ और अण। तू यानी तय वर्ग वाला तय, थ, द और ध और न। पा वर्ग में प, फ, ब और भ और म। अब देखो यानी हमने पहले बताया था कि आपको स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण होते हैं हमारे जो 25, यानी क से लेकर के जो म तक हमारे वर्ण हैं वो 25 होंगे। देखो क, ख, घ, घ और अड़, यानी ये 5 हो गए। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25। अब ये 25 वर्ण है, अब सबके हलंत लगा हुआ होगा, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा में इसको हलंत के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि हलंत से ही ये शुद्ध व्यंजन है जो माने जाएंगे। अब देखो इसको कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग इसमें भी दर्शाया जाता है। जैसे इसको कै वर्ग है इसमें भी दर्शा देते हैं, च वर्ग है इसमें भी दर्शा देते हैं, ट वर्ग है इसमें भी दर्शा देते हैं, त वर्ग है इसमें भी दर्शा देते हैं और प वर्ग है इसमें भी दर्शा देते हैं। अर्थात वर्ग वर्णों अगर वर्गीय व्यंजन लिखेंगे तब इसको इस प्रकार से वर्ग में दर्शाया जाएगा। और उदित वर्ण है उसके अनुसार से कु, चु, टू, तू, पू इसके माध्यम से इसको दर्शाया जाएगा। दूसरा प्रकार है यानी व्यंजन का वो अंतस्थ वर्णा, इसको यण भी बोलते हैं। देखो ये व र ल, यानी ये कितने हुए हमारे 4, ये व र ल ये हो गए हमारे 4, इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उसमें वर्ण सल ये हो गए हमारे 4, स और है। इस प्रकार से 4 हमारे ये हो गए, यानी कितने हो गए 25 और 8 33 हमारे व्यंजन हो गए पूरे। अब अगला नंबर 3 पर क्या था, यानी वर्णों को 3 भागों में बांटा था, हमने पढ़ा था स्वर। नंबर 2 पर आया था हमारा व्यंजन। अब तीसरा जो हमारा इसका प्रकार है वो है अयोग्य वाह। तीसरा क्या था वर्णों का जो प्रकार, अयोग्य वाह। महेश्वराणि सूत्राणि अनुसार्यतानि न योजन्ते ते अयोग्य वाह, कि महेश्वरी सूत्रों के अनुसार जिसका ना तो उच्चारण किया जाता हो और ना ही उसे जोड़ा जाता हो वो अयोग्य वाह कहलाते हैं। अयोग्य वाह चत्वारी, यानी अयोग्य वाह है उसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुस्वार, जो हमें यानी क्या है कि इस प्रकार से वाक्य के ऊपर लगाते हैं। नंबर 2 विसर्ग, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अब देखो अनुस्वार है उसका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं और विसर्ग है उसका यानी हमारे स्वर था उसके साथ किया जाता है। यानी नंबर 3 जीवा मूल्य, यानी जीवा मूल्य कै है, इसको अर्ध अर्थात अर्ध स्वर भी बोला जाता। और उपाधमनीय यानी पै और फै, इसको हमने इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अगली कक्षा में है जो हम अब ये वर्ण थे उसका उच्चारण स्थान, यानी कहां कहां से इसको बोला जाता उच्चारण किया जाता उसको उस स्थान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।